तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। मौसम अच्छा हो रहा है, थोड़ी हवाएं, आजकल ठंड चल रही है और इस मौसम पे बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। लेकिन क्या बीच में काफ़ी गर्मी थी, आज थोड़ा मौसम ठीक ठाक है। तो मौसम अच्छा रहता है तो सब कुछ ठीक रहता है। आज की कहानी पे अब सीधे आते हैं। टेक्नोलॉजी ने क्राइम की दुनिया में एक ऐसी क्रांति लाई है कि अगर आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेटिव अफसर थोड़ा सुलझा हो, ईमानदारी से अपने मामले की जांच करे, तो बाकी कोई भी सबूत और सुराग ना हो। क्राइम करने वाले ने अगर सिर्फ अपने पास मोबाइल रखा हुआ या उसके मोबाइल तक पुलिस पहुंच जाती है, आईओ पहुंच जाए, उस मोबाइल से ही इतने राज निकल सकते हैं कि किसी भी क्राइम को सुलझाना आसान हो सकता है। और ये चीज़ पुलिस वाले भी अच्छे से जानते हैं, बल्कि अब टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रहा है तो जो क्रिमिनल हैं वो भी जानते हैं। ऐसे कई कहानियाँ, ऐसे कई केसेस हुए हैं जिसमें मैंने देखा है कि जब क्राइम किया जाता है तो क्रिमिनल को भी, बड़े बड़े शहरों और पढ़े लिखों की बात नहीं कर रहा हूँ, दूर दराज के छोटे इलाकों में भी क्राइम करते वक्त उन्होंने मोबाइल से दूरी बना के रखी और मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया, अपने नंबर का इस्तेमाल नहीं किया, फर्जी सिम कार्ड ख़रीदे या फिर कई बार बात करने के लिए काफ़ी दूर गए ताकि लोकेशन चेंज हो जाए। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको किसी भी क्राइम में पकड़वा सकती हैं। तो एक आम आदमी आजकल, उसे भी पता है, यहाँ तक कि आपको एक चीज़ पता होगी कि पहले मोबाइल चोरी बहुत सारी घटनाएं होती थी और चोरी करने के बाद लोग धड़ल्ले से यूज़ करते थे। अब अगर किसी का मोबाइल चोरी हो जाए और दूसरा कोई यूज़ करे तो वो फ़ौरन पकड़ा सकता है, EMI नंबर और बाकी उसके मोबाइल में जो भी सारी चीज़ें हैं। तो ये भी एक बदलाव आया है। धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया है। केस को सुलझाना अब पहले के मुकाबले ज़्यादा आसान हो गया है। बस ईमानदारी और दिलचस्पी होनी चाहिए और सही ट्रैक पे जांच होनी चाहिए। अब मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा हूँ? एक आम क्रिमिनल, एक आम आदमी क्राइम करे वो अपने हिसाब से सोचता है। एक पुलिस वाला अगर क्राइम करे तो अब आप सोचिए कि वो कितने लेवल पे सोचता होगा, क्योंकि ना मालूम कितने लोगों को इंट्रोगेट करता है, उनसे पूछताछ करता है, क्राइम के अलग अलग पैटर्न देखता है, क्राइम करने के अलग अलग तरीके देखता है, क्रिमिनल की अलग अलग सोच को समझता है, उनसे मिलता है, बात करता है। टेक्नोलॉजी क्या होती है, सर्विलांस क्या होता है, मोबाइल और इनके ज़रिए केस को कैसे क्रैक किया जाता है, ये भी वो जानता है। अब ऐसा जानकार, ऐसा होनहार पुलिस वाला अगर ख़ुद कोई क्राइम करे तो फिर वो कितने सारी चीज़ों को पहले से ढक छुप सकता है ताकि वो पकड़ में ना आए। ये सारी बातें मैं जो बर्खास्त NIA की हिरासत में इस वक्त असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर API सचिन वाजे के लिए कह रहा हूँ, इसलिए कि इस पूरे एंटीलिया के केस में और मनसुख हिरेन की मौत के सिलसिले में जो चीज़ें छन कर बाहर आ रही हैं उसमें पता चलता है कि सचिन वाजे ने क्या पुलिसिया दिमाग लगाया था इस केस को। हालांकि इस दिमाग को लगाने में कहीं कहीं ऐसे उसने झोल छोड़े जो शायद एक पुलिस वाला तो छोड़िए, एक आम क्रिमिनल भी ऐसी गलती नहीं करता, अगर अब तक की सारी जांच NIA की और ATS ने जो किया वो सच है तो। लेकिन दिमाग क्या लगाया, शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप। 4 मार्च की रात को मनसुख हिरेन की मौत होती है। 5 मार्च की सुबह सुबह लाश मिलती है। 5 मार्च को लाश मिलने के बाद पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ठाणे के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है। खबर फैल चुकी थी कि जिस मनसुख हिरेन का कनेक्शन स्कॉर्पियो के साथ जुड़ा हुआ था, जो मनसुख हिरेन सचिन वाजे का जानने वाला था, दोस्त था, उसकी मौत हो गई। अब ये था कि जो शक के घेरे में उसी का कत्ल, किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसी कहानी हो जाती है। अब यहाँ पर शाम को ठाणे के सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम चल रहा है और पता चलता है कि हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर सीधे सचिन वाजे पहुँच जाता है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, वो जा सकता है, एंटीलिया के इसका आईओ जांच कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, इसलिए कि ज्यूरिसडिक्शन की बात यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, 2 चीज़ें। मनसुख हिरेन का कत्ल अभी एंटीलिया केस से नहीं जुड़ा था, नंबर 1। नंबर 2, ये ठाणे का मामला था और ठाणे क्राइम ब्रांच देख रही थी। ठाणे क्राइम ब्रांच और मुंबई क्राइम ब्रांच दोनों अलग अलग यूनिट हैं, दोनों अलग अलग उनके बॉस हैं, अलग अलग रिपोर्ट करते हैं। सचिन वाजे मुंबई में पोस्टेड हैं क्राइम ब्रांच CIU में, लाश मिलती है उस तरफ और ठाणे के जुरिसडिक्शन में, पोस्टमार्टम ठाणे के सरकारी अस्पताल में। लेकिन इसके बावजूद शाम 6:30 बजे सचिन वाजे सरकारी अस्पताल पहुंच जाते हैं जहां पे मनसुख हिरेन का पोस्टमार्टम चल रहा था। अब यहाँ सवाल यह है कि वो क्यों पहुंचे।
एक केस के आईओ की हैसियत से तो वो ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है। मनसुख हिरेन को वो जानते थे, इसलिए पहुंचे, पुराने जानकार थे, मौत हुई, अफसोस है उस वजह से, या फिर वजह कुछ और थी। ये सवाल यहाँ इसलिए है कि एनआईए इसी चीज़ की जांच कर रही है। मनसुख हिरेन का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों की एक टीम ने किया था, पैनल ने, और 3 डॉक्टरों ने जब ये पोस्टमार्टम किया तो वहाँ पे मनसुख के परिवार वालों ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि सचिन वाजे पहुँचे थे ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेर फेर करवाया जा सके, रिपोर्ट अपने हिसाब से बनवाई जा सके। अब एक पुलिस अफसर जिसका उस पोस्टमार्टम से कोई लेना देना नहीं है, वो हॉस्पिटल में पहुँचे तो कान खड़े होंगे, इसके बाद वो डॉक्टरों से मिले तो और शक होगा। अब ये सारी चीज़ें ये थी कि सचिन वाजे डॉक्टर से क्यों मिले, क्या डॉक्टरों पे दबाव बनाया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदल दे, क्या डॉक्टरों से कहा गया कि कुछ ऐसी चीज़ करो जिससे कोई डाउट ना हो, मिलने जुलने वालों का रिकॉर्ड रखा गया, क्या पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई। इन सारी चीज़ों ने शक और सवाल खड़े किए, जिसके बाद एनआईए ने अब तय किया है कि पोस्टमार्टम करने वाले 3 डॉक्टरों से वो पूछताछ करेगी। हालांकि एटीएस महाराज जब तक इस मामले की जांच कर रही थी उसने भी उन 3 डॉक्टरों से पूछताछ की, उनके बयान लिए, लेकिन अब एनआईए करेगी। और उसकी वजह ये है, 2 चीज़ें, एक सचिन वाजे का पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद होना, और दूसरा जब पोस्टमार्टम के बाद केमिकल एनालिसिस के लिए जो सैंपल थे, शरीर के अलग अलग अंग भेजे गए फॉरेंसिक कलीना लैब में, वो एक साथ नहीं भेजे गए, अलग अलग भेजे गए। तो ऐसा डॉक्टरों ने क्यों किया? आमतौर पे ऐसा होता है कि आप जो सैंपल कलेक्ट करते हैं आप उनको एक साथ अलग अलग टेस्ट के लिए भेज देते हैं, पर वहाँ ऐसा नहीं किया, आपने सैंपल को रखा और आपने एक साथ नहीं भेजा। तो ये एक साथ न भेजने की वजह क्या? क्योंकि उसमें मौत की वजह क्लियर हो रही थी। और यहाँ दूसरी बात कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह से सामने आई नहीं, केमिकल की रिपोर्ट पूरी तरह से सामने आई नहीं, और शुरुआत में मुंबई पुलिस की तरफ से ये फैला दिया गया कि मनसुख हिरेन की मौत एक खुदकुशी है। तो जब डॉक्टर ही श्योर नहीं, पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट नहीं आई, केमिकल की रिपोर्ट नहीं आई, तो आप कैसे कह सकते हैं ये सुसाइड है? तो क्या इसके पीछे साजिश थी और इस साजिश में इन डॉक्टरों को मिलाया गया, और क्या मिलाने वाला सचिन वाजे था? ये वो सवाल थे जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें। तो सचिन वाजे ने तमाम दिमाग लगाए, लेकिन यहाँ पे एक चूक कि पोस्टमार्टम हाउस जबकि वो खुद शक के घेरे में है, क्यों गया? क्योंकि इससे शक और सवाल खड़े होंगे। ये रही पहली बात। अब आइए दूसरी बात। महाराष्ट्र एटीएस से मनसुख हिरेन के मामले की जांच करवा लेकर एनआईए को सौंप दी गई अदालत के आदेश के बाद। लेकिन एटीएस ने जो पूरी जांच की उसमें एक और चीज़ का खुलासा किया है। एटीएस ने कहा है, ये आपको मैंने कल कहानी सुनाई थी कि मनसुख हिरेन का कत्ल कैसे हुआ था, लेकिन उस कत्ल के आगे और पीछे की जो डिटेल्स है वो आज सामने आई है। शुरुआत में जो मैंने कहा कि एक पुलिस वाला अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या दिमाग लगा सकता है जब एक आम क्रिमिनल इतना सोच सकता है। मनसुख हिरेन ने एक बड़ी बेहतरीन मनसुख हिरेन को मारने के लिए प्लानिंग की थी सचिन वाजे ने। उनका भेद खुल चुका था कि वो मनसुख हिरेन के जानने वाले हैं। 4 मार्च को जिस दिन कत्ल होना था मनसुख हिरेन का, और कत्ल के लिए जाहिर सी बात है कि सचिन वाजे को ठाणे पहुंचना था और उनको अपने लोगों के संपर्क में रहना था। सचिन वाजे का मोबाइल नंबर, ऑफिशियल नंबर और एक और नंबर वो सबको पता है जो उनके ख़ास हैं, करीबी है, और आप जांच के दौरान एनआईए और एटीएस भी उसको पा सकती है आसानी से। 4 मार्च की दोपहर 12:30 बजे से ही लगभग सचिन वाजे ने अपने मोबाइल को एक तरह से बंद रखा। उस दिन 4 मार्च की दोपहर से देर रात तक उनके मोबाइल से कोई कॉल नहीं किया गया और ना ही उनके मोबाइल पे कोई कॉल आया। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप कॉल पे बात हुई। रात को 4 मार्च की शाम को 8:30 बजे सचिन वाजे मिलते हैं 3 और लोगों के साथ। इनमें से 2 ऑलरेडी पुलिस की हिरासत में और सचिन वाजे समेत 3, एक सस्पेंडेड सिपाही, दूसरा बुकी और तीसरे सचिन वाजे। ये दोनों अब एनआईए के तीनों हिरासत में हैं। लेकिन एटीएस के मुताबिक कत्ल में 4 लोग शामिल था। अब वो चौथा कौन है, इसका नाम का खुलासा एटीएस ने इसलिए नहीं किया कि इस पर जांच पे असर पड़ सकता है। पर एटीएस की कहानी के मुताबिक सचिन वाजे ठाणे पहुंचते हैं, उसके बाद 3 और उसके साथी। उस गाड़ी के बारे में अब ये खुलासा हुआ कि वो गाड़ी वॉल्वो थी, काले रंग की एक वॉल्वो, काली वॉल्वो, जो दमन में एक फैक्ट्री में पार्क की गई थी। उस फैक्ट्री से उस वॉल्वो को एटीएस की टीम मुंबई लेकर आई और मुंबई टीम, जो एटीएस टीम है, उसको शक था कि इसी गाड़ी में क्लोरोफॉर्म सुंघाने के दौरान हाथापाई हुई, जिससे चेहरे पे चोट लगी, कुछ खून के बूंदे गिरी गाड़ी में।
तो गाड़ी की बूंदें अगर उसमें हैं और मनसुख हिरेन के हैं तो फॉरेंसिक जांच में वो चीज़ सामने आ जाएगी। चाहे आप उसको कितना धुल दें, साफ कर दें, बट कुछ ना कुछ निशान रह ही जाता है। तो अगर फॉरेंसिक की रिपोर्ट में उस गाड़ी में मनसुख हिरेन के खून के नमूने मिल गए तो राज खुल गया कि ये गाड़ी वॉल्वो ही थी। कहते हैं कि जब गाड़ी में क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने की कोशिश की जा रही थी, गला घोटा जा रहा था, तब गाड़ी में खुद सचिन वाजे मौजूद थे। लेकिन इसके बाद थोड़ी आगे जाने के बाद दूर पर सचिन वाजे गाड़ी से उतर के जब मनसुख हिरेन बेहोश हो गया और कुछ लोगों ने उसका गला दबाया, हालांकि मौत हुई नहीं थी, और एक दूसरी गाड़ी जो ऑडी थी, सचिन वाजे अब वॉल्वो से उतरकर ऑडी में बैठ जाते हैं और वापस मुंबई की तरफ निकल जाते हैं। और ये वॉल्वो जो है ये मुमरा क्रीक की तरफ बढ़ जाती है। 10 से 10:15 का वक्त था जब मुमरा क्रीक में लाश को फेंकी गई थी मनसुख हिरेन की, और 9:30 के करीब 9:45, 9:30 से 9:45 का वक्त था जब सचिन वाजे ऑडी में बैठकर वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद वो दफ्तर आते हैं। अब यहाँ से पुलिसिया दिमाग उनका, जिसकी प्लानिंग उन्होंने सुबह से कर रखी थी, वो ये थी कि जब मनसुख हिरेन की मौत की बात आम होगी, लोगों को पता चलेगा, तो लोग पूछेंगे, शक आएगा। तो उन्होंने कहानी तैयार कर रखी थी कि मैं कैसे बचूंगा। बचने का तरीका ये था कि पूरे ठाणे के दौरान उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया, ना कोई कॉल किया, क्योंकि लोकेशन आ जाता। वापस जब अपने दफ्तर पहुंचते हैं रात को तो फ़ोन को चार्जिंग पे लगा देते हैं और इसके बाद फ़ोन नहीं उठाते। इसके बाद वहाँ से करीब 11 बजे निकलते हैं डोंगरी के लिए, जो एक बार है वहाँ पर रेड मारने के नाम पर, क्राइम ब्रांच CIO यूनिट के 20 पुलिस वालों को साथ लेकर। लॉकडाउन और उसकी वजह से महाराष्ट्र में दुकानें और बार और ये सारी चीज़ें बंद होने का वक्त वैसे ही पहले से कम कर दिया गया है। अब 11:30 बजे जब आप किसी बार में जाएंगे छापा मारने, तो आपको वहाँ मिलेगा कौन? वो तो सब बंद है, ना ग्राहक हैं ना कुछ और है। फिर भी सचिन वाजे पहुँचते और जाकर कुछ नहीं करते। अगले 3 घंटे के करीब 11:30 से 2:30 बार में बैठे रहते हैं। कहते हैं डायरी दिखाओ, कभी कहते हैं पन्ने दिखाओ, कभी कितना ग्राहक आता है, पर डे कितना आता है, ऊल जुलूल और सारी बस टाइम पास करना था। और वो टाइम इसलिए पास करना था क्योंकि मनसुख हिरेन की जो कार में जब ले जाया गया था, वो टाइमिंग होता मौत का करीब 11 से 12 के बीच में, क्योंकि 9:30 के बाद ये उतर आए थे। उसके बाद मुमरा क्रीक तक पहुंचना था, फिर लाश फेंकनी थी। तो बहुत मुमकिन है कि जिंदा इसलिए बेहोश करके डाला गया, डूब के मरे, ताकि टाइमिंग जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आए मौत की, वो टाइम हो जब सचिन वाजे ऑफिशियली ड्यूटी पर होते हुए एक बार में रेड मार रहे हैं। तो आप साबित ही नहीं कर सकते कि जब कत्ल हुआ तो मौके पे मौजूद थे। और यही प्लानिंग थी सचिन वाजे की कि जिस वक्त मनसुख हिरेन की मौत का वक्त हो, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताए, तब वो ये दलील दे सके कि उस वक्त वहाँ से वो करीब 40-50 किलोमीटर दूर अपने दफ्तर में थे। फिर दफ्तर के बाद वो एक रेड मारने के लिए बार में गए, उनके साथ 20 लोगों की टीम थी। आप गवाही ले सकते हैं, बार वाले से पूछ सकते हैं, CCTV कैमरे में दे सकते हैं। तो एक आदमी एक साथ 2 जगह तो हो नहीं सकता। तो मौका या वारदात पर वो था नहीं, वो था ड्यूटी पर। बस इसी चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए सचिन वाजे ने पहले से ही, मतलब यहाँ पे ये देखिए कि कत्ल से पहले कत्ल की प्लानिंग और कत्ल के बाद क्या होना है, ये भी प्लानिंग की। और दूसरे इससे जो चीज़ निकल कर आई कि एक पुलिस अफसर पहले जाता है और एक कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद वो वापस अपने ऑफिस आता है ड्यूटी पर, फिर ड्यूटी से जाता है रेड मारने के लिए, फिर वापस आता है दफ्तर। ये भी प्लानिंग आप देखिए। बट ये सारी प्लानिंग कामयाब हो जाती है अगर 2 चीज़ें ना होती। एक, ये जो बुकी नरेश गौर और जो सस्पेंडेड सिपाही जो उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, शिंदे, विनायक शिंदे, अगर ये ना पकड़ा जाता और ये दोनों पकड़े गए, इन्होंने अपना मुंह खोल दिया। उसके बाद इनके मोबाइल के ज़रिए सचिन वाजे का लोकेशन 4 मार्च की रात को करीब 8:30 से 9:30 के बीच में ठाणे इलाके में दर्ज हो गया और ये सबसे बड़ा सबूत बन गया। तो सचिन वाजे ने पूरा पुलिसिया दिमाग लगाया प्लानिंग करने का, लेकिन कई जगह पे बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफ़ी कर गया। जैसे पोस्टमार्टम के वक्त हॉस्पिटल जाना, बड़ी गलती। इसके अलावा जब ठाणे जाना और ठाणे जाने के बाद ये बोलना ऑफिशियली कि मैं तो मिला ही नहीं, मैं तो गया ही नहीं, ये दूसरी बड़ी गलती। जबकि उन्हें पता है कि मोबाइल और बाकी चीज़ों के सर्विलांस से पता चल जाएगा। अपना मोबाइल बेशक उन्होंने छोड़ रखा हो, ना उठाया हो, लेकिन अपने साथी जिससे वो दूसरे सिम पे संपर्क में थे, वो वहाँ पे चुगली खा गया, वो बरामदगी हो गई। तीसरा, गाड़ियों का शौक
जानलेवा बना, क्योंकि इस पूरे क्राइम में जितनी भी गाड़ियाँ यूज़ हुई, चाहे वो वॉल्वो हो, चाहे वो ऑडी हो, चाहे वो ब्लैक मर्सिडीज़ हो, चाहे वो इनोवा हो, चाहे वो आपके स्कॉर्पियो हो, ये सारे सचिन वाजे या उनके जानकार के थे। तो क्राइम में इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल इस तरीके से करना कि बाद में जब जांच हो और आप शक के घेरे हुए देखें चीज़ें तो खुद ही खुल जाएंगी, तो एक ये भी गड़बड़ हो गई। तीसरी चीज़, 16 फरवरी को जिस दिन गाड़ी चोरी हुई थी उससे एक दिन पहले जिस ट्राइडेंट होटल में सचिन वाजे 5 बैग लेकर गए थे, अब उस बैग का राज भी पूरी तरह से खुल गया। पहले ये था कि शायद उन 5 बैग में से एक में किसी में जिलेटिन था, क्योंकि 20 छड़ें करीब मिली थी, लेकिन पता चला नहीं उन बैग में से कहीं नहीं था। क्योंकि एक ये भी था कि जिलेटिन की छड़ें को 5 स्टार होटल में लेकर जाए तो बड़ा रिस्की है, आपकी चेकिंग होती है, मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता है, एक्सरे मशीन होती है। अब पता चला कि जब वो 5 चुके बड़े बैग थे तो होटल के नियम के हिसाब से उन बैग की भी स्कैनिंग के बाद ही अंदर जाना था। उस स्कैनिंग की तस्वीरें NIA को हाथ लग गई हैं और उन तस्वीरों से पता चला कि उस 5 बैग में कुछ और नहीं बल्कि पैसे थे, नोट की गड्डियाँ थी। अब 5 बैग में नोट की गड्डियाँ, अंदाज़ा लगाइए कितने पैसे होंगे, और नोट गिनने वाली मशीन और भी बताती है कि फिर कितने पैसे होंगे। अब यहाँ पे है कि क्या ये पैसे एंटीलिया साजिश का एक हिस्सा थी या फिर ये वो पैसे थे जो मुंबई में उगाही के ज़रिए कमाए जाते थे और फिर बांटे जाते थे। तो दूसरा शक ज़्यादा है कि शायद क्योंकि जनवरी से लेकर फरवरी तक डायरी से पता चला सचिन वाजे के कि उन्होंने किस किस बार में, पब में, कहाँ कहाँ से उगाही की है, हुक्का बार से, मटका से। तो शक यही है कि एक 5 सितारा होटल जिसमें सचिन वाजे के लिए कमरा एक बिजनेसमैन ने बुक कराया 100 दिनों के लिए, जिसके लिए करीब 25 लाख का भुगतान किया गया, उन कमरों में इन बैगों के ज़रिए मुंबई में की गई वसूली के हिसाब किताब हुआ करते थे और फिर वहाँ से ये पैसे जिन जिन को पहुँचाए जाने थे उन तक पहुँचाए जाते थे। तो पैसे का ट्रेल होटल तक तो मिल गया। अब इस होटल के बाहर बैग किस शक्ल में पैसे बाहर जाता था, फिर वहाँ से किन किन के पास जाता था, क्या ये सच NIA सामने ला पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखना ये होगा कि ये चीज़ें NIA पता कर पाती हैं कि नहीं। दूसरी एक चीज़ और ये कि जो अभी तक ATS जांच कर रही थी, जिसमें सिपाही शिंदे और बुकी नरेश गौर, इन दोनों को कोर्ट के परमिशन के बाद, इजाज़त के बाद, कोर्ट के आदेश पर NIA को सौंप दिया। तब NIA के कब्जे में 3 लोग हैं, एक क्राइम ब्रांच का सस्पेंडेड सिपाही शिंदे, एक बुकी नरेश गौर और तीसरे सचिन वाजे। अब यहाँ पे चौथे की जो बात आ रही कि शायद 4 लोगों ने किया है, इसका खुलासा नहीं हुआ। NIA के पास ये तीनों मौजूद हैं, NIA अब इन तीनों से पूछताछ करेगी और जो खबर है वो ये है कि शायद NIA सचिन वाजे को विनायक शिंदे और नरेश गौर के आमने सामने बिठाकर इनसे भी पूछताछ करेगी, ताकि जहाँ जहाँ पे झूठ बोल रहे हैं वो झूठ पकड़ में आ सके। तो NIA के पास अभी वक्त है 9 दिन और इन लोगों से पूछताछ करने के लिए। इन 9 दिनों में अब मनसुख हिरेन के कत्ल की सारी बारीकियां, सारी सच्चाई NIA को सामने लानी है। और क्या ये 3 जो अरेस्ट हैं, इसके बाद एक और की बात हो रही है 4 तक ठहरेगा या 4 के बाद 5, 6, 7, अगर हाँ तो कौन, कितने बड़े लोग, ये भी अभी सवाल बना हुआ है। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।